Good morning, all of you. Today we will discuss the judiciary system of India. सभी छात्राओं को मेरा नमस्कार। आज हम लोग भारत की न्यायिक व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। When we talk about Indian judiciary, we will find that in Indian context, the judiciary in India has been kept independent of the executive and legislature of both the union government and state governments. भारत में न्यायपालिका को कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका दोनों से ही केंद्र सरकार के स्तर पर और राज्य सरकार के स्तर पर स्वतंत्र रखा गया है। एंड अनलाइक मेनी फेडरेशन, इंडिया हैज़ अ सिंगल जुडिशियल सिस्टम। और बाकी जितने संघीय व्यवस्थाएं हैं उनके साथ अगर हम तुलना करें तो भारत में एक एकल न्यायिक व्यवस्था पाई जाती है, और जिसमें एट द एपेक्स ऑफ द जुडिशियल सिस्टम इज़ द सुप्रीम कोर्ट, जिसके एकदम शीर्षस्थ पर सर्वोच्च न्यायालय होता है, विथ हाई कोर्ट्स फॉर ईच स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट एंड ए हायरार्की ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन ईच। और साथ ही उच्च न्यायालय हर प्रत्येक राज्य में है, और कई राज्यों के समूह में भी हम देख सकते हैं ये व्यवस्था है। यानी हाई कोर्ट की व्यवस्था 2 से अधिक राज्यों के लिए भी हो सकती है, और उसी के बेसिस पर एक हायरार्की पद सोपान का निर्मित किया गया है, जिसके आधार पर कुछ अधीनस्थ न्यायालयों का भी सृजन किया गया है। सो द आर्टिकल 124 क्रिएट्स ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 124 भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्माण करता है, वेयर इट कंसिस्ट ऑफ ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अल्टिल पार्लियामेंट बाय लॉ प्रिस्क्राइब्ड ए लार्जर नंबर। ठीक है, जिसमें एक चीफ जस्टिस के निर्माण पद होता है, और साथ ही लॉ अगर पार्लियामेंट ने कोई और दूसरा प्रिस्क्राइब नहीं किया है वो तदनुसार यही प्रोविज़न रहता है। और जो अदर जजेस की संख्या है उसके कॉन्टेक्स्ट में रखा गया है कि इट शुड बी 30। ठीक है, 30 जजेस होंगे टोटल, और इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस को लेके 30 जजेस होंगे। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग्स। And the judges who are to hold the office until retirement age of 65 years are appointed by the president after the consultation with other judges। और जिन भी न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वे 65 वर्ष की आयु तक कार्य करते हैं, और राष्ट्रपति द्वारा उनको नियुक्त किया जाता है। और इस कॉन्टेक्स्ट में जो बाकी जजेस, खासकर जब अदर जजेस का नियुक्ति करना हो तो चीफ जस्टिस के साथ राष्ट्रपति अवश्य परामर्श कर लेता है। And the Constitution contains protection for judges on the Supreme Court to help ensure its independence। और संविधान में ये भी प्रावधान है कि जो सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश कार्य करते हैं वे निश्चित रूप से उनके अधिकारों को संरक्षण हो, और वे स्वतंत्र रूप से अपना मत दे सके, उनकी स्वतंत्रता को संरक्षित किया जा सके। In addition to being a citizen, Indian citizen, the qualification for a Supreme Court judge include having a judge on a high court or courts for at least 5 years in succession, having been an advocate before a high court or courts for at least 10 years in succession, or being in president's opinion a distinguished jurist। और एक भारतीय नागरिक होने की अपेक्षा, मतलब भारतीय नागरिक तो होना ही चाहिए एक आपके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। इसके अलावा और जो क्वालिफ़िकेशंस है कि वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए एक जज को एक हाई कोर्ट में कम से कम वो 5 साल तक उसने प्रैक्टिस किया हो जज के रूप में, या फिर एक वकील के रूप में उसने किसी हाई कोर्ट में या कई हाई कोर्ट में लगभग 10 साल का उसने प्रैक्टिस किया हो, या फिर राष्ट्रपति के मत में एक प्रसिद्ध विधिवेत्ता हो। अब बात आती है कि जो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस है जुडिशरी के, न्यायपालिका के, अगर हम उसमें देखें तो भारत की जो जुडिशरी है वो 4 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करती है। इट इज़ द प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये मूल अधिकारों का संरक्षक और गारंटी प्रदान करने वाला है। इट मेंटेन्स फेडरल इक्विलिब्रियम, ये संघवादी समता मूलक व्यवस्था को बनाए रखता है। It acts to check the executive and legislature and enforce the rule of law।
ये कार्यपालिका और व्यवस्थापिका पर नियंत्रण रखते हुए विधि के शासन को लागू कराती है एंड इंटरप्रेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये संविधान की व्याख्या का कार्य करती है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ 30 जजेस इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेंथ इज 34। जो सर्वोच्च न्यायालय में कुल 30 न्यायाधीश होते हैं, उसमें आपके मुख्य न्यायाधीश को लेकर यानी 29+1 का इक्वेशन है, और जो मैक्सिमम पॉसिबल जो स्ट्रेंथ है वो 34 तक हो सकता है आपके एडहॉक और तदर्थ न्यायाधीशों को लेकर। अब बात आती है सर्वोच्च न्यायालय के जुरिस्डिक्शन क्षेत्राधिकार की। तो द सुप्रीम कोर्ट हैज़ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया and one or more of the states, between the government and a state, or states on one side and a state or states on the other side, and between the state except in certain cases of dispute arising out of the treaties or agreement before the constitution was adopted। तो सर्वोच्च न्यायालय की जो प्राथमिक क्षेत्राधिकार होती है वो उन विवादों के संदर्भ में होती है जहाँ पर एक पक्ष जो है भारत सरकार होती है और दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्य होते हैं। दूसरा कि हो सकता है एक तरफ सरकार हो, दूसरी तरफ एक राज्य हो या राज्यों का समूह हो, या एक राज्य के बीच का संघर्ष हो, और फिर तीसरा मतलब एक तरफ हो सकता है कि भारत सरकार हो और एक राज्य हो, दूसरी तरफ दूसरा राज्य हो या राज्यों का समूह हो, और तीसरा पक्ष ऐसा हो सकता है जहाँ पे विभिन्न राज्यों के बीच में किसी विषय को लेकर विवाद उत्पन्न होता है। कुछ मामलों को अगर छोड़ दिया जाए जहाँ पर भी संघर्ष उत्पन्न होने का कारण ये है कि संविधान को स्वीकृत करने से पहले अगर कोई समझौता, अगर कोई संधि हुई थी, उसके कारण कोई विवाद उत्पन्न हुआ है, उस परिप्रेक्ष्य को विवाद के अंतर्गत मान्यता नहीं दी जाती है, क्योंकि उसके लिए तत्कालीन नियम ही लागू होते हैं। आर्टिकल 32 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो गारंटी प्रदान करता है द राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट बाय एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। इसमें स्पेसिफाई किया गया है अनुच्छेद 32 के तहत कि जो फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए कोई भी कदम अगर उठाना, मतलब कोई किसी व्यक्ति के अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय में जाकर अपने उन अधिकारों के संरक्षण के लिए मांग कर सकता है। एंड सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो हियर्स अपील्स फ्रॉम एनी जजमेंट, डिक्री और फाइनल ऑर्डर ऑफ ए हाई कोर्ट वेदर इन ए क्रिमिनल, सिविल और अदर प्रोसीडिंग्स। और सर्वोच्च न्यायालय को ये भी अधिकार है कि वो हाई कोर्ट से अगर कोई भी अपील उसके पास आती है कोई किसी न्यायिक आदेश को लेकर, चाहे वो दीवानी मामला हो, फौजदारी मामला हो या किसी और मामले का, तो वो उन अपीलों की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में होती है। अब बात आती है कि अगर व्हेन इट इज़ एक्सपीडिएंट टू हैव अ क्वेश्चन ऑफ लॉ और द फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस आंसर्ड अंडर आर्टिकल 143 द प्रेसिडेंट में सीक एन एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब अगर बात आती है कोई न्याय का प्रश्न या फिर किसी सार्वजनिक हित का कोई विषय उत्पन्न होता है, आर्टिकल 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्शदात्री एक सजेशन मांग सकता है, उस संबंध में परामर्श ले सकता है। और इसके लिए परामर्श देना भी सुप्रीम कोर्ट के लिए बाध्यकारी नहीं है, और उस परामर्श के अनुसार कार्य करना भी राष्ट्रपति के लिए मैंडेटरी नहीं होता है। और इसी तरह आर्टिकल 140 ऑथराइजेस द पार्लियामेंट टू कन्फर सप्लीमेंटल पावर्स ऑन द सुप्रीम कोर्ट। इसी प्रकार अनुच्छेद 140 संसद को ये सत्ता प्रदान करती है कि वो कुछ विशिष्ट जो अनुपूरक शक्तियां हैं वो सर्वोच्च न्यायालय को सौंप सकती है। आवश्यकता पड़ने पर टाइम टू टाइम पार्लियामेंट जो है लॉ बनाकर उनके पावर को एक्सटेंड कर सकती है। अब बात आती है हाई कोर्ट्स की। हाई कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आर्टिकल 125 ये स्पेसिफाई करता है कि द हाई कोर्ट स्टैंड एट द हेड ऑफ द स्टेट जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। हाई कोर्ट जो है वो राज्य की न्यायिक प्रशासन के एकदम शीर्ष स्थान पर होता है। एंड देयर आर 25 हाई कोर्ट्स in the country and 6 of which have jurisdiction over more than one state or union territory।
देश में लगभग 25 आपके उच्च न्यायालय है और उसमें से 6 का जो क्षेत्राधिकार है वो 1 से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों पर है। जैसे एग्जाम्पल के लिए दिल्ली की अपनी एक हाई कोर्ट की व्यवस्था है और प्रत्येक हाई कोर्ट में इट comprises a chief justice and such other judges as the president may from time to time appoint। और प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं जिनको कि राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करते हैं और इनके नंबर में कोई फिक्सेशन नहीं है, उसमें चेंजेस होते रहते हैं। द चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट। जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उस संबंध में राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और उस विशेष राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेकर वो नियुक्ति करता है और बाकी जजेस की अपॉइंटमेंट के समय उस पर्टिकुलर स्टेट के चीफ जस्टिस का कंसल्टेशन लिया जाता है। एंड द नंबर ऑफ हाई कोर्ट जजेस वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। और कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी ये हर राज्य में हमें अंतर देखने को मिलता है। एंड द प्रोसीडिंग्स फॉर द अपॉइंटिंग द अदर हाई कोर्ट जजेस इज सेम एक्सेप्ट दैट द इनिशिएटिव लाइज विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट कंसर्न। जो बाकी उच्च न्यायालयों में भी जो नियुक्ति का संबंध में जो अपॉइंटमेंट का तरीका है वो लगभग वही है कि राष्ट्रपति द्वारा ही सब इनिशिएटिव लिया जाता है। और इस कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ है कि कहीं कहीं जो है इनिशिएटिव लाइज की हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कुछ कॉन्टेक्स्ट में अपना सजेशन दे सकते हैं। जैसे अदर जजेस के अपॉइंटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से सजेशन लेकर ही प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट के काम करता है। एंड द जस्टिसेस होल्ड ऑफिस अप टू द एज ऑफ 62, 62 साल की उम्र तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। एंड द जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर लाइबल टू ट्रांसफ़र फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। और जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश है उनको एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित किया जा सकता है, ऐसा प्रोविज़न रखा गया है। देखिए ये जो स्पेसिफिक इसका जो रीज़न है, इसका रीज़न ये था कि अ पॉलिसी डिसीजन हैज़ बीन मेड दैट द चीफ जस्टिस विल ऑलवेज नॉट बी फ्रॉम द सेम स्टेट। कि एक नीति संबंधी निर्णय लिया गया कि किसी भी राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो उसी राज्य से नहीं होना चाहिए। और इन September 1992 एट द चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंसेस इट वाज सजेस्टेड दैट एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी 1/3 स्ट्रेंथ ऑफ ईच हाई कोर्ट वुड कंसिस्ट ऑफ जजेस फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। और सितंबर 1992 में मुख्य न्यायाधीशों का एक सम्मेलन हुआ था जिसमें ये सुझाव दिया गया नीति मूलक कि 1/3 जो न्यायाधीश होंगे किसी भी उच्च न्यायालय में वो बाहर के राज्यों से उनको लिया जाना चाहिए। एक्चुअली दिस हैज़ गिवन अ राइज टू द कंट्रोवर्सी ऑल्सो। इससे एक विवाद का भी जन्म हुआ बिकॉज वन की जस्टिफिकेशन सेड टू बी बिहाइंड दिस ट्रांसफ़र policy is the growing number of close relatives of high court judges practicing in the same court, which is generally believed to be leading to perversion of justice। एक जो इसका तर्क दिया गया कि ये ट्रांसफ़र की पॉलिसी क्यों अपनाई गई, कि हो क्या रहा था कि हाई कोर्ट के कई न्यायाधीशों के जो बहुत क्लोज़ जो रिलेटिव्स हैं, उनके जो आत्मीय संबंधी हैं, वो लोग भी वहीं पर प्रैक्टिस करने लगे उसी सेम कोर्ट में। और इससे क्या होता है, निश्चित रूप से न्याय की जो भावना है उसके साथ ही इसमें खिलवाड़ किया जा रहा था। और इस चीज़ को चीफ जस्टिस E.S. वेंकट रमैया on the eve of his retirement for instance said that the relatives of judges were flourishing in the virtually every high court and ought to be debarred from practicing in the same court। और चीफ जस्टिस E.S. वेंकट रमैया ने भी उनके जब
अपने पद से हट रहे थे, रिटायरमेंट के समय में उन्होंने इस चीज़ को बताया कि जो न्यायाधीशों के जो संबंधी हैं वे भी धीरे धीरे पुष्पित पल्लवित हो रहे हैं और लगभग हर उच्च न्यायालय में हमें उनको देख सकते हैं। और इस तरह की प्रैक्टिस को कि वो सेम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं उसके रिलेटिव्स, इस तरह की प्रैक्टिस पर रोक लगनी चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं ये न्याय की जो आत्मा है उसके अगेंस्ट जाके प्रैक्टिस माना जा सकता है। एंड वेंकटरमैया ऑल्सो रेफर टू जजेस हु वेर आउट एवरी इवनिंग विनिंग एंड डाइनिंग आइदर एट ए लॉयर्स हाउस और ए फॉरेन एम्बेसी। वेंकटरमैया ने उन्होंने कुछ जजेस का भी उद्धृत किया, उनका मतलब स्पेसिफिकली बताने की कोशिश की कि जो कि निश्चित रूप से अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं इस तरह से कि उनकी शाम में वो लॉयर हाउस या फॉरेन एम्बेसीज में वो अपना समय व्यतीत करते हैं। तो इस तरह की प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी अडॉप्ट की जाए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जजेस जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है उनका ट्रांसफ़र होता रहे, ताकि फिर उनके जो नेपोटिज़म जो है वो वहाँ पर नेपोटिज़म की प्रैक्टिस ना इन्वॉल्व हो और उनके रिलेटिव्स उस पर्टिकुलर कोर्ट में प्रैक्टिस ना करें। अब ये तो एक पक्ष हुआ इस पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में। इसका एक दूसरा फैक्टर भी है कि द ओपोनेंट्स ऑफ द पॉलिसी डिस्क्राइब इट एज ए क्लासिक केस ऑफ हाउ द पावर ऑफ ट्रांसफ़र कैन बी मिसयूज्ड एंड ए जज कैन बिकम अ विक्टिम ऑफ स्ट्रॉन्ग लॉबीज। अब इनके जो विरोधी हैं उन्होंने भी इस चीज़ को कहा कि ये एक विशेष केस है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे ट्रांसफ़र की जो शक्ति है उसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है और हो सकता है एक न्यायाधीश किसी बहुत सशक्त लॉबी है उसका शिकार बन जाए। एंड ऑब्वियसली देयर इज़ ए पॉइंट इन बोथ द आर्गूमेंट, दोनों तर्कों में हमें कुछ बिंदु दिखने को मिलती है। And with regard to April 1994 transfer case, the positive thing is that the government did not take the decision about whom to transfer by itself. और अगर हम अप्रैल 1994 के ट्रांसफ़र केस के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वहाँ पर गवर्नमेंट जो है उसने कोई भी डिसीजन नहीं लिया था कि किसको वो अपने से ट्रांसफ़र करेगी। एंड ए पीयर कमिटी ऑफ जज कंसिस्टिंग ऑफ 2 then High Court Chief Justices and 3 senior most Supreme Court Justices was asked to undertake the exercise। और वहाँ पे कोशिश की गई थी एक पीयर कमेटी निर्मित की जाए जिसमें ऐसे न्यायाधीश हो। उस समय 2 न्यायाधीशों को रखा गया था जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे और 3 वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को रखा गया था और उनको ये काम सौंपा गया था कि वो तय करे कि किस प्रकार से जजों के ट्रांसफ़र की प्रोसेस को चलाया जाए। लेकिन द डिबेट हाउएवर विल कंटिन्यू। अब इसको लेकर कोई समाधान तक पहुंचने की संभावना कम है और ये एक बोन ऑफ कंटेंशन अभी भी बना हुआ है। अब बात करते हैं कुछ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की। तो जो द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आर मोर और लेस यूनिफॉर्म थ्रू आउट द कंट्री। और अगर जो अधीनस्थ न्यायालय है उनकी संरचना और कार्यों को देखें तो वो पूरे देश में लगभग एक जैसा ही हम देख सकते हैं। एंड एज़ फॉर द अपॉइंटमेंट टू सबऑर्डिनेट कोर्ट इज़ कंसर्न, जैसे किसी अधीनस्थ न्यायालय में जो उनकी नियुक्ति संबंधी विषय है तो इंडियन जुडिशरी इज़ ए कैरियर सर्विस, वो एक कैरियर मूलक सेवा है। एंड कैंडिडेट फॉर द स्टेट जुडिशियल सर्विस सिट इन द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आफ्टर at least 3 years experience before the bar। और राज्य न्यायिक सेवा के परीक्षा जो प्रतियोगी परीक्षा होती है उसमें वही कैंडिडेट वही प्रार्थी बैठते हैं जिनको कम से कम बार के समक्ष 3 साल तक कार्य करने का अनुभव है। एंड द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स आर देन गिवन स्पेशल ट्रेनिंग बिफोर देयर अपॉइंटमेंट टू द सर्विसेज। और जो भी इस बार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में स्टेट जुडिशियल सर्विसेज के एग्ज़ाम में सफल होते हैं ऐसे अभ्यर्थियों को एक विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है और उसके बाद ही उनको सेवा में नियुक्त किया जाता है। एंड दीज सबऑर्डिनेट कोर्ट्स डील विथ ऑल डिस्प्यूट ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल नेचर। और ये जितने अधीनस्थ न्यायालय है वे सभी प्रकार के न्यायिक और आपराधिक सभी प्रकार के दीवानी और आपराधिक मामलों की सुनवाई करते हैं और वो
उन्हीं विषयों का तक उनका मतलब कंट्रोल रहता है जो विषय उनके अंतर्गत आते हैं। और इस तरह से देखें तो ये जो स्ट्रक्चर है आपके लोअर कोर्ट्स का, वो भी सिस्टमेटिकली एक जो हायरार्की बेस्ड सिस्टम बना हुआ है उसी चीज़ को और स्ट्रांगली वो वर्क कर सके और सिस्टमेटिकली वो वर्क कर सके, इस चीज़ को कंफर्म करने की कोशिश करता है। दो जो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स और जुड़े हुए हैं वो है जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कि अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को ही ये पावर दिया गया है कि कोई भी अगर स्टेट एपरेटस बॉडी ऑर्गन अगर कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए प्रोविजंस के अगेंस्ट जाके काम करता है तो फिर ऐसे सिचुएशन में उस तरह के डिसीजन को दोनों को ही राइट है कि वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं, उनको असंवैधानिक डिक्लेयर कर सकते हैं। और उसी तरह जुडिशियल एक्टिविज़म का जो कंसेप्ट है, न्यायिक सक्रियतावाद, इसके अंतर्गत है कि अगर कोई थर्ड पर्सन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका फाइल करता है सुप्रीम कोर्ट में तो और हाई कोर्ट में भी, तो इसके कॉन्टेक्स्ट में कोर्ट को ये राइट दिया रहता है कि वो अपनी डे टू डे की प्रोसीडिंग्स को फॉलो ना करते हुए उस पर्टिकुलर केस को एंटरटेन करे, उसको आप संज्ञान में ले और उसके बारे में अपने डिसीजन दें। एंड दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोसीडिंग्स ऑफ द इंडियन जुडिशरी सिस्टम। थैंक यू।